लॉ ऑफ टॉर्ट में हमारा टॉपिक नंबर 6 आता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये दोनों ही नो फॉल्ट लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। और ये दोनों लाइबिलिटी ऐसी सिचुएशन में लगती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जब पर्सन को लाइबल कंसीडर किया जा सकता है, इवन दो जो उसकी उसकी वजह से हार्म हुआ उसके लिए वो नेग्लिजेंट भी नहीं था, ना उसकी कोई इंटेंशन थी, और उसने सारा ड्यू केयर एंड अटेंशन भी फॉलो किया था, तब भी उसको हेल्ड लाइबल किया जा सकता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर। तो इसका जो केस लॉ आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, वो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो है रेलन वर्सेस फ्लेक्चर 1868 का। इस केस के अंदर जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है वो प्रपोज किया गया था, और बेसिकली इसमें 3 कंडीशंस बताई गई थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए। पहली ये कि कुछ ना कुछ डेंजरस थिंग कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर के आया है, और वो जो डेंजरस थिंग थी वो उसकी प्रॉपर्टी से एस्केप हो जाती है, और वो जो अपना लैंड था, प्रॉपर्टी थी, उसका वो अननेचुरल तरीके से यूज कर रहा था। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज की जा सकती है। ये हेल्ड हुआ था रेलन वर्सेस फ्लेक्चर के केस में। अब इन तीनों ही कंडीशंस को एक बार थोड़ा, इसमें केस लॉज भी आते हैं अलग अलग, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि डेंजरस थिंग के लिए केस लो है रेलन वर्सेस फ्लेक्चर। अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज थोड़ा डेंजरस तरीके से, मतलब कोई वो वहाँ पर उसने फटाके की फैक्ट्री लगा ली, तो इस तरीके के अगर वो डेंजरस थिंग अपने प्रॉपर्टी पर लाया है तो फिर वहाँ पर उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन जाती है। भले ही वो अपने पार्ट में नेग्लिजेंट भी ना हो, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी को हार्म होता है तब भी वो लाइबल है कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी विक्टिम्स होंगे। सेकंड है कि एस्केप, अगर वो चीज़ एस्केप हो जाती है उसके लैंड से, तो इसका केस तो आता है क्राउनहर्स्ट वर्सेस अमरेशम बरियल बोर्ड 1878 का। इसमें एक पर्सन ने अपने प्रॉपर्टी पर एक ट्री लगा रखा था जो कि पॉइजनस था, और जो उसकी ब्रांचेस थी पॉइजनस ट्री के वो उसके नेबर की जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर फॉल कर रही थी। तो जैसे ही वो जो ब्रांचेस थी वो नेबर की प्रॉपर्टी पे फॉल करी, उसकी साइड पे जा रही थी, तो ये एस्केप हो गया। तो जो नेबर का जो कैटल था उसने वो अपने ही लैंड पर था वो, और वो जो उसने पॉइजनस ट्री की जो ब्रांचेस थी वो उसको कंज्यूम कर लिया और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में उसको हेल्ड लाइबल किया गया कि आपने अपनी जो जगह है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर पॉइजनस ट्री लगा रखा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि जो ब्रांचेस हैं आपकी वो प्रॉपर्टी से एस्केप ना हो, और ऐसा हुआ और उसकी वजह से सामने वाले को कोई हार्म हुआ है तो आप इसके लिए कंपनसेशन देने के लायबल होंगे। और जो थर्ड आता है वो आता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके की चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोगों को जो डेंजर था वो इंक्रीज हो गया। तो ऑर्डिनरी यूज़ नहीं कर रहे, आप अपने लैंड को अननेचुरल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर आएगा। देन इसके अंदर केस आता है नोबल वर्सेस हैरिसन का। इसमें एक पॉइजनस ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो सडनली फेल हो जाती हैं एक जो पर्सन होता है उसके व्हीकल पर, उसके व्हीकल जो है, जो उसकी कार है वो डैमेज हो जाती है। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि ये जो अचानक से ये जो उसकी ब्रांचेस हैं वो गिरी हैं, वो एक लेटेंट डिफेक्ट था। वो उसमें जो पर्सन है जिसके वहाँ पर वो पॉइजनस ट्री लग रहा था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो इसकी वजह से उसको यहाँ पर लाइबल नहीं हेल्ड किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो वो ट्री था वो पॉइजनस सही नहीं था, वो नॉर्मल जैसे पेड़ होता है वही वो वाला उसका जो पेड़ था वो ग्रो कर रहा था उसके लैंड पर, और वो अचानक से उसकी एक ब्रांच किसी के व्हीकल पे जाके गिर जाती है। तो यहाँ पर वो अननेचुरल यूज नहीं कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी का, तो इसकी वजह से उसको लाइबल हेल्ड नहीं किया जा सकता। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है कि जो मिस्चीवियस थिंग है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर कलेक्ट की जा रही है। जो भी पर्सन है जो भी डेंजरस थिंग का काम कर रहा है उसने वो परमिशन लेकर के अगर कर रहा है तो यहाँ पर उसको एक्सेप्शन मिल जाता है। या फिर नेचुरल यूज़ ही कर रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी का, तब भी उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है, तो ये भी एक डिफेंस है। और या फिर जो एस्केप हुआ है थिंग का वो या तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ है, या फिर जो प्लेंटिफ था जिसको हार्म इंजरी हुई है उससे खुद की गलती की वजह से हुआ है, या फिर प्लेंटिफ ने अपनी खुद की कंसेंट दी थी उसकी वजह से हुआ है। तो अगर इन चारों की वजह से जो एस्केप कर गई है वो डेंजरस थी, तब भी डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे डिफेंसेस इसके अंदर आते हैं। इसमें एक केस लो आता है जो कि है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का, जो कि हमने एक्ट ऑफ गॉड वाले डिफेंस में भी पढ़ा था, वो यहाँ पर भी आएगा। इसमें एक डिफेंडेंट था, वो एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा था, नेचुरल स्ट्रीम, आर्टिफिशियल लेक्स वो बना रहा था। फिर अचानक से उस टाइम पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल हो जाती है,
जिसकी वजह से वो जो आर्टिफिशियल लेक बना रहा था उसका पानी चारों तरफ फैल जाता है, और जो प्लेंटिफ की जो था उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसकी प्रॉपर्टी को काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ऐसा इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ कि ये सब जो हुआ है ये एक्ट ऑफ गॉड का रिजल्ट है, ना कि इसमें नेग्लिजेंस है डिफेंडेंट की, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से उसने आर्टिफिशियल लेक बनाई थी और नॉर्मल तरीके से पानी स्टोर किया था, लेकिन जो हैवी रेनफॉल हुई वो कम्प्लीटली एक्ट ऑफ गॉड था, तो यहाँ पर उसको ये डिफेंस मिल गया था। तो ये सारे केस लॉज और टॉपिक्स थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस वेलिन वर्सेस फ्लेक्चर और मार्शल वर्सेस निकोलस वर्सेस मार्शैंड है। अब नेक्स्ट इसमें आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो रूल है वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आया था, 1987 का केस है ये। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तब कुछ डिफेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, या फिर लैंड का जो नेचुरल यूज़ कर रहे थे, या पार्टी की खुद ही थर्ड पार्टी की गलती की वजह से हुआ। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी डिफेंस नहीं है, आप कोई डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके एक्ट की वजह से, भले ही आप नेग्लिजेंट नहीं हो, भले ही थर्ड पार्टी की गलती हो, कुछ भी अगर किसी को इंजरी होती है तो आप एब्सोल्यूट लाइबल बन जाते हो, आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और ये हेल्ड हुआ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस रूल को इवॉल्व किया गया था, जिसमें कि इसमें एक ओलियम गैस होती है जो एक फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री होती है, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वो वहाँ से लीक हो जाती है और बहुत सारे पर्सन्स की उसकी वजह से डेथ हो जाती है। आसपास के जो एरिया में रहते थे और जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनकी भी। तो यहाँ पर जो वो पर्सन था, जो ओनर था, ओलियम गैस लीक जहाँ से हुई थी श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स की, उसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल किया गया। तो ये रूल आया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसी सिमिलरली कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस भी हैं इंडिया में जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इम्पोज करते हैं, जैसे काफ़ी सारी इन्वायरमेंट के ट्रिब्यूनल्स, इन्वायरमेंट एक्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का आता है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, वहाँ भी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आती है। तो इसमें मेन तो यही था, मेन इसमें एक ये केस ही है एमसी मेहता। तो ये याद रखना कि अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आए तो केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आए तो केस का नाम है वेलिन वर्सेस फ्लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट।